हे वॉरियर्स, बोर्ड एग्जाम वॉरियर में आपका स्वागत है। बोर्ड एग्जाम वॉरियर डेडिकेटेड है बोर्ड एग्जाम के लिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, यहाँ पर आप बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। नो मैटर आपने अब तक कितना टॉपिक, कितने चैप्टर पढ़े हैं, बोर्ड एग्जाम वॉरियर आपको रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटेड क्वेश्चंस कराएंगे, लिमिटेड टॉपिक कराएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पर हम केवल उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ये हमारा चैलेंज है कि हमारी सारी लेक्चर सीरीज देखने के बाद एवरेज बच्चा भी 95% अबव एंड एक बैक बेंचर भी 80% अबव स्कोर करेगा। हमारे लेक्चर इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि इसे एक बैक बेंचर भी अगर पढ़े तो बोर्ड एग्जाम को तबाही ला सकता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, अदरवाइज वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा। हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा को समझने से पहले हम समझते हैं वेक्टर होता क्या आखिर आपका। वेक्टर हम कहते किसको है और वेक्टर किस चिड़िया का नाम है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये एक पर्सन है, जिस पर्सन का नाम है फॉर एग्जांपल इसका नाम है कुछ ढोलू नाम है इसका। ओके, एंड ढोलू से कोई पूछता है ढोलू तुम्हारी हाइट क्या है, तो ढोलू कहता भाई मेरी हाइट जो है वो है 5 फीट। क्या ढोलू ने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी आपको? बिल्कुल नहीं, उसने केवल अपनी हाइट बताई कि 5 फीट है। तो आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि ढोलू की जो हाइट है वो कितनी है, 5 फीट है। इसने आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। एक नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं। आपके पास एक ये ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल आप ये मानो एक कार है, कोई ये कार है। ओके, ये कार है जो कि बेकार पड़ी हुई है यहाँ पे, और आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। मैंने इस कार के ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। तो बहुत बच्चों के माइंड में सवाल आया होगा कि 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, लेकिन 5 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया है। बच्चों ध्यान दो, मैंने 5 न्यूटन का तो आपको समझ में नहीं आया कि 5 न्यूटन मैंने कहाँ अप्लाई किया है। मतलब आपने डायरेक्शन पूछ रहे हो, मतलब सिंपल सी बात में कहा जाए तो मैंने कहा मैं धक्का लगाया इस कार के ऊपर। तो भाई हर कोई पूछे कोई धक्का मैंने लगाया तो इस कार को किस डायरेक्शन में लगाया धक्का मैंने। अगर मैं धक्का यहां से लगाऊंगा इस पे, तो अगर मैं इस डायरेक्शन धक्का लगाऊंगा इस पे, तो कार आपकी इधर की ओर मूव करनी चाहिए थी। ओके, अगर मैं कार पे यहां से धक्का लगाऊंगा तो कार आपकी इधर की ओर मूव करेगी, या फिर कार में ऊपर धक्का लगाऊंगा तो कार आपकी कहीं भी मूव नहीं करेगी। ओके, मींस यहां पर आपको इस नंबर के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और मिल रही है, अब वो है इसकी डायरेक्शन। ओके, मतलब अगर मैं केवल फोर्स के बारे में, अगर मैं केवल नंबर के बारे में बात करूं 5 न्यूटन, तो उसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जब तक आप यहाँ पे डायरेक्शन को डिफाइन नहीं करते हो। आप मुझसे कह रहे हो कि मेरा फ्रेंड मेरे को धक्का दे रहा है, धक्का किधर की ओर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे खड़े हो, ओके, एंड आपका फ्रेंड आपको धक्का दे रहा है इधर की ओर, तो आप इधर की ओर मूव करोगे, ऑब्वियस है। अगर आपका फ्रेंड आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहा होता, इधर को धक्का दे रहा होता, तो आप इधर की ओर मूव करते। मतलब जो फोर्स है उसके साथ एक और क्वांटिटी और कह सकते हो एक और प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, एंड दैट इज डायरेक्शन। मतलब यहां पर एक नंबर होगा और साथ में एक डायरेक्शन भी होने वाली है। तो ऐसी क्वांटिटीज जहां पर एक नंबर हो मींस मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन हो, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ओके, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है। बच्चों अब तक आपने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था, वहां आपने नंबरों को डील करना सीखा था। मीन्स 2 + 5 एंड x + y, इस तरीके का नंबर x² × y², x + y का होल स्क्वायर, ऐसे नंबर्स को आपने डील करना सीखा था सिंपल अलजेब्रा में। अब वेक्टर अलजेब्रा में आप सीखोगे किस तरीके से वेक्टर को ट्रीट करते हो, किस तरह का वेक्टर को आप डील करते हो। ओके, उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। ये जो हमने पिक्चर देखी यहाँ पे वेक्टर की, जहां हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्चुअली आपकी फिजिकल पिक्चर है। इसकी मैथमेटिक्स में इस तरह की पिक्चर का कोई मतलब नहीं है। मैथमेटिक्स में हम जो वेक्टर को डील करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम एक लाइन की मदद से करते हैं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वेक्टर एक लाइन से ज्यादा कुछ नहीं है, और आसान भाषा में कहा जाए तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में वेक्टर की औकात एक लाइन से ज्यादा कुछ नहीं है। ये कैसी लाइन है? इस लाइन की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, कुछ ऐसे। ओके, तो इस तरीके से आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं इसके, एंड इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, कि हम किस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। देखो बच्चे वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप वेक्टर को एरो की मदद से रिप्रेजेंट करते हो। जैसे आपके पास एक एरो गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये एरो पॉइंट करता है इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो अगर मैं कह रहा हूं जो वेक्टर आपका वेक्टर ए बी है, जो कि आपका ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, तो इस वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी, एंड इसके ऊपर एरो बना दूंगा।
इसका मतलब क्या है कि आपका वेक्टर जो है ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है उस आप कहते हो इनिशियल पॉइंट, इट इज ए इज योर इनिशियल पॉइंट एंड बी इज योर टर्मिनल पॉइंट, जहां आपका वेक्टर एंड हो रहा होता है। जरूरी नहीं हर बार आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, आप इसे किसी भी अल्फाबेटिकल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसका एरो लगा करके। एक वेक्टर और दिखते हैं कुछ, ये वेक्टर आपका बी है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। तो मैथमेटिक्स में लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो वेक्टर की औकात एक लाइन से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी है। ओके, तो अब आती कहानी वेक्टर अलजेब्रा की। वेक्टर अलजेब्रा होता क्या है? ओके, तो अभी तो आपने सिंपल केवल ये देखा वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। ओके, अब आप इन वेक्टर्स को आगे देखोगे डील कैसे करते हैं। डील मींस ऐड कैसे करोगे आप इनको, सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मींस ये सारे ऑपरेशन आप कैसे करोगे। आपको इसके लिए कुछ रूल्स तो चाहिए होंगे, बिना रूल के तो आप नहीं कर सकते हो। तो आप कुछ ऐसे समझो कि वेक्टर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और ऑपरेट करने के लिए आपको जिन रूल की मदद रिक्वायरमेंट होती है, उन रूल के बारे में वेक्टर अलजेब्रा आपको बताता है। ओके, तो देखते हैं किस तरीके से वेक्टर अलजेब्रा का यूज करके, मींस देखते हैं किस तरीके से हम इन रूल का यूज करके जो इसमें आने वाले हैं, हम वेक्टर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वेक्टर को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो किसी वेक्टर को। यहाँ हमने स्मॉल कैरेक्टर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंड जो आपका वेक्टर होगा ये, इसकी जो लेंथ होगी ये रिप्रेजेंट करते इसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है। ओके, अगर हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड का मतलब है इस वेक्टर की लेंथ। तो अगर आपका वेक्टर ए है, ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपने कहा इसका मैग्नीट्यूड होने वाला है इस वेक्टर की लेंथ, और उसका पैसे कहते हो कुछ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और यू कैन सिंपली से मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सिंपली आप इसको ए भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे एंड जो इसका एरो होगा जिधर की ओर पॉइंट कर रहा होगा वो आपको देगा इसकी डायरेक्शन। ओके, तो बिना डायरेक्शन या फिर बिना मैग्नीट्यूड के एक वेक्टर जो होता है इनकम्प्लीट होता है। तो कहीं पर अगर वेक्टर है तो मींस वहां पर मैग्नीट्यूड भी होगा एंड एज वेल एज डायरेक्शन भी होने वाली है। तो पहला टाइप आपके पास है पोजीशन वेक्टर। बच्चों पोजीशन वेक्टर होता क्या है? ओके, तो स्टार्टिंग में करते हैं पोजीशन वेक्टर से। तो इसके पहले आपको समझना होगा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने इससे पहले पढ़ा होगा 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लास 11th में। आई थिंक क्लास 11 आपने 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा होगा, लेकिन कोई इशू नहीं है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रैच से पढ़ने वाले हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, हमारी वीडियोस की लेंथ जो है थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे सारी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इनको पढ़ने के बाद आप बोर्ड एग्जाम के सभी क्वेश्चंस को आराम से कर पाओगे, इसलिए तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। ऑब्वियस है, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो टाइम तो लगना ऑब्वियस है, टाइम लगना तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। आपके पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जी एक्सिस। तो आपने 2D कोऑर्डिनेट, इससे पहले मैं एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करता हूँ और आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली होता क्या 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये आपका 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ओके, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, यहाँ के पास कोई एक पॉइंट है या फिर आपको इस पॉइंट तक जाना है, तो आप इस पॉइंट तक कैसे जा सकते हो बताओ जरा। तो बहुत ईजी है। बहुत बच्चे तो ये भी कहेंगे सर हम ऐसे रहेंगे घूमते हुए, हम तो ऐसे जाएंगे ऐसे बिल्कुल जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान दो, मैं कंडीशन आपको दे रहा हूं इसमें, आपने केवल लेफ्ट मूव करना है और आपने केवल राइट मूव करना है, और आपके पास तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब जो आप ये सांप सीढ़ी वाला गेम खेल रहे थे वो आप यहाँ पर नहीं खेल पाओगे। ओके, ठीक है, तो आपने केवल लेफ्ट और राइट ही मूव करना है। अब देखो आप कैसे मूव करोगे। तो आप दो तरीके से इस पॉइंट तक पहुंच सकते हो, मैं शॉर्टेस्ट भी कह रहा हूं। तो आपने यहां से यहां तक मूव करना है। ओके, फिर आपने यहां से यहां तक मूव करना है इस तरीके से, एंड फाइनली आप यहां पहुंच जाओगे। एक तरीका तो ये है। एक और तरीका क्या है कि आप पहले यहां से यहां तक मूव करो, फिर यहां से यहां मूव करो। ओके, तो इसको मैं कह रहा हूं फर्स्ट वे एंड इसको मैं कह रहा हूं सेकंड वे। इस तरीके से आप इस पॉइंट तक पहुंच सकते हो। दोनों का मीनिंग वैसे सेम है, कोई इशू नहीं, आप किसी से भी जा सकते हो। तो पहले हम मूव करेंगे एक्स में, तो हम एक ऑर्डर को फॉलो करने वाले हैं। ओके, पहले हम मूव करेंगे एक्स में। ओके, फिर हम मूव करेंगे
वाई में। आपने इसी ऑर्डर को याद रखना है जब आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में डील कर रहे हो। ओके, तो आपने पहले मूव करना है एक्स एक्सिस, फिर आपने मूव करना है वाई एक्सिस में। तो हम पहले मूव करेंगे इसमें एक्स में, फिर मूव करेंगे हम वाई में। तो कैसे करेंगे, तो हमने पहले यहां से यहां तक मूव करना है एक्स एक्सिस में, यहां से यहां तक। ओके, फिर हमने यहां से यहां तक मूव करना है वाई एक्सिस में। ओके, तो सपोज आपने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, आपने एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल करी है एक्स यूनिट। तो आपने यहां से यहां तक एक्स एक्सिस में डिस्टेंस ट्रैवल करी है एक्स यूनिट, एंड यहां से यहां तक आपने वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी आपने, हमने कहा वाई यूनिट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आपने कहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होने वाले हैं एक्स कॉमा वाई। कोई डाउट बच्चों, ज्यादा क्लियर है? ठीक है, मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, अब मैं एक जनरल केस, ये तक जनरल केस था, अब मैं एक पर्टिकुलर केस लेता हूं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है जो कि यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो आपने कहा कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी पर्सन ने इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए 2 यूनिट डिस्टेंस एक्स एक्सिस में ट्रैवल करी होगी, उसके बाद उसने 3 यूनिट डिस्टेंस वाई एक्सिस में ट्रैवल करी होगी, मींस ये 3 यूनिट है, तब जाके वो यहां पहुंचा होगा। ओके, कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को, जिसके पास पॉइंट है, इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, तो जो आपको वेक्टर मिलेगा उसे आप कहते हो पोजीशन वेक्टर। उसे आप कहते हो पोजीशन वेक्टर। मींस पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में या फिर 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हम अब 3D कोऑर्डिनेट पे डील कर रहे हैं तो हम 3D कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो आपको किसी पॉइंट की पोजीशन को बताता है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसे आप कहते हो पोजीशन वेक्टर। ओके, तो थोड़ी टेक्निकल टर्म इसमें आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको और शॉर्ट में करने वाले हैं अभी। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, जो आपके पास पॉइंट गिवन है उस पॉइंट को आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। तो जो लाइन, तो आपको जो वेक्टर मिलेगा जो उस पॉइंट को उस लाइन से ज्वाइन कर, जो उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा होगा, उस पॉइंट को आप कहने वाले हो पोजीशन वेक्टर। आपके पास एक पॉइंट ए है, ओके, एंड आपने इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, तो आपको जो वेक्टर मिलेगा उसे आप कहोगे पोजीशन वेक्टर। ये तो आपका वेक्टर मिल रहा है, इसे आप कहने वाले हो पोजीशन वेक्टर। ओके, इस पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आपने इस पोजीशन वेक्टर तक पहुंचने के लिए आपने कुछ डिस्टेंस एक्स एक्सिस में ट्रैवल करी होगी, कुछ डिस्टेंस आपने वाई में ट्रैवल करी होगी। तो फॉर एग्जांपल आपने एक्स में ट्रैवल करी इतनी डिस्टेंस, वाई में ट्रैवल करी आपने इतनी डिस्टेंस, फिर आपने मूव किया जेड एक्सिस में और आप यहां तक पहुंच गए। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो आपने कहा एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। ओके, तो ये होने वाले हैं इसके कोऑर्डिनेट। आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जो कि एक और अगेन चैलेंज है, देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप इसको। ये पॉइंट आपके पास ओ था, ये पॉइंट आपके पास ओ है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपके पास ओ है। तो पोजीशन वेक्टर ए को आप लिखते हो कुछ ऐसे, वेक्टर ओ ए विच इज इक्वल टू, तो आपने यहां तक मूव करने के लिए क्या किया, आपने एक्स यूनिट डिस्टेंस आपने ट्रैवल करी, किस डायरेक्शन में, एक्स डिस्टेंस डायरेक्शन में। ओके, तो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर आपका होता है उसको लिखते हो आई कैप से, प्लस या फिर सिंपली अगर आपको डिफिकल्टी हो रही समझने में तो आप ये कह सकते हो उसने एक्स यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, उसको आप एक्स एक्सिस मान लो, ठीक है, प्लस उसने वाई यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करी है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो जे कैप से, एंड जेड के अलॉन्ग आप रिप्रेजेंट करते हो के कैप से। तो ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने ट्रैवल करी है एक्स यूनिट डिस्टेंस एक्स के अलॉन्ग, प्लस वाई यूनिट डिस्टेंस वाई के अलॉन्ग, एंड प्लस जेड यूनिट डिस्टेंस जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, तो आपका आई कैप, जे कैप, के कैप आपका ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस को। इसको आप सिंपली ए से भी रिप्रेजेंट करते हो, कोई इशू नहीं हो, आपके ऊपर बच्चा किसी से रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसको, ठीक है। तो अब मैं एक जनरल केस था, अगर मैं पर्टिकुलर केस लेके चलता हूँ, मैंने पास ये पॉइंट है, कंसिडर किया मैंने बी, जिसके कोऑर्डिनेट है 3,3,3। ओके, तो पहले तो आपने कहा ये आपका पोजीशन वेक्टर होने वाला है ये। ओके, ये आपको हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर ओ बी क्या मिलेगा आपको, या फिर बी का पोजीशन वेक्टर क्या मिलेगा, तो आपने एक्स कोऑर्डिनेट क्या आपके पास 3, तो आपने कहा 3 आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट आपके पास 3 जे कैप प्लस जेड कोऑर्डिनेट के पास है 3 विच इज 3 के कैप। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, ये आपको मिल गया वेक्टर। अब यहाँ पे दो चीजें और आती हैं, एक तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको डायरेक्शन अभी तक पता नहीं है, इसमें ध्यान दो, आपको केवल अभी वेक्टर पता है। अभी हम दो चीजें फाइंड करनी है इसकी, द फर्स्ट वन इज डायरेक्शन, द नेक्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड, एंड कुछ चीज और बचती है अभी इसमें, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इसमें। तो कुछ और क्या बचता है इसमें, डायरेक्शन फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ओके,
एंड ओके बच्चे ध्यान देना, आपको जो यहाँ पे ये रेशियो मिल रहा है इनके बीच में, एक्स रेशियो वाई रेशियो जी या फिर एक्स वाई जेड, इनको आप कहते हो डायरेक्शन रेशियो, इनको आप कहते हो डी आर मीन्स डायरेक्शन रेशियो। क्या होते हैं ये आपका होता है एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, इनको आप कहते हो डायरेक्शन रेशियो। जो आपका एक्स एक्सिस में जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल करी है उसका वो, कॉमा जो आपने वाई में ट्रैवल किया वो एंड जेड में ट्रैवल कहते हो डायरेक्शन रेशियो। इसको आप इसके स्केलर कॉम्पोनेंट भी कहते हो, स्केलर कॉम्पोनेंट। बोर्ड एग्जाम में सिंपली 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लेंगे, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता कि स्केलर कॉम्पोनेंट होता क्या है। सिंपली आपका जो एक्स वाई जेड है उसी को आप स्केलर कॉम्पोनेंट कहते हो। फिर आपका नेक्स्ट होता है वेक्टर कॉम्पोनेंट। वेक्टर कॉम्पोनेंट देखो, जो वेक्टर कॉम्पोनेंट क्या होता है, एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप कॉमा जेड के कैप। यहाँ पे अपना प्लस आपने नहीं लगाना है, ये आपको हो जाएंगे वेक्टर कॉम्पोनेंट। ओके, 2 चीजें बचती है इसमें, डायरेक्शन क्या मैग्नीट्यूड क्या, हम थोड़ी देर बाद डिटेल में देखेंगे इसको। इससे पहले मैं इसी क्वेश्चन के लिए फाइंड करता हूँ डायरेक्शन रेशियो क्या होगा एंड डायरेक्शन वेक्टर स्केलर कॉम्पोनेंट क्या होगा, वेक्टर कॉम्पोनेंट क्या होगा। तो अगर डायरेक्शन रेशियो की बात करूँ, डीआर की बात करूँ इसके, तो आपका डीआर जो होने वाला है वो होने वाला है 3,3,3। ये आपका डीआर होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो होगा 3,3,3। स्केलर कॉम्पोनेंट भी सेम यही होने वाले हैं। स्केलर कॉम्पोनेंट डायरेक्शन रेशियो दोनों सेम चीजें होती हैं। वेक्टर कॉम्पोनेंट क्या होंगे इसके, तो वीसी वेक्टर कॉम्पोनेंट आपके होंगे 3i कैप कॉमा 3j कैप कॉमा 3k कैप। बच्चा कोई डाउट इसमें? अब आगे मूव करते हैं, देखते हैं किसी हम वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो मैं इतना स्पेस रफ कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर व्यू मिले। बच्चों एक बात को ध्यान देना, हमारी वीडियोस लॉन्ग होने वाली है, लेकिन इनको पढ़ने के बाद आपके सारे कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में जाकर के सभी क्वेश्चन को इजीली फोड़ पाओगे। ये मेरी गारंटी है कि आप इनको पढ़ने के बाद सभी क्वेश्चन को इजीली फोड़ पाओगे। तो टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको सारे कंसेप्ट एक बार में क्लियर होंगे यहाँ पढ़ने बाद, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा 2 टॉपिक बचते हैं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो बच्चा अभी के लिए आप केवल ये समझ लो, मैग्नीट्यूड को आप कुछ ऐसे लिखते हो। अभी के लिए मैं कह रहा हूँ, आगे आने वाले एक्सरसाइज को समझाऊंगा मैग्नीट्यूड मतलब होता क्या है। तो मैग्नीट्यूड ऐसा मतलब होता है, यहाँ से आता है कि लेंथ। तो आपने लेंथ फाइंड कैसे करी, तो आपने लेंथ को सिंपली लिखा ओ ए का मॉड या मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ओ ए विच इज इक्वल टू इसके एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट क्या था इसका वाई उसका स्क्वायर प्लस जी कॉम्पोनेंट आपके पास जेड उसका स्क्वायर। ये जो आपको वैल्यू मिलेगी इसे आप कहते हो इसका मैग्नीट्यूड। दैट इज इसकी लेंथ क्या होने वाली है, इसकी लेंथ ये होने वाली है। अभी के लिए आप समझ लो, आगे आने वाले एक्सरसाइज में इसे आप कहते हो डायरेक्शन कोसाइन। तो क्या होगा आपका 3 होते हैं ये, इनके नाम होता है एल एम एंड एन। अच्छा एल क्या होता है आपका, एल आपका होता है इस वेक्टर आर, अगर मैं इसकी बात करता हूँ ए की, ओके, तो इस वेक्टर ए कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस से, उस आप कहते हो एल। तो मीन्स इसका हम नाम देते हैं अल्फा। आपका वेक्टर ए ये है, ये आपका होगा अल्फा। ये वेक्टर जो आपका ए है वो वाई एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, इसको आपने नाम दिया बीटा, इसको आपने नाम दिया बीटा। एंड आपका जो वेक्टर है वो जी एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, इसको आपने नाम दे दिया गामा। तो ये आपको मिलेगा कॉस अल्फा, जो कि आपका होता है एक्स कॉम्पोनेंट ओवर मॉड्यूलस ऑफ पोजीशन वेक्टर। यू विल गेट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये मैंने मॉड ए की वैल्यू यहां से फाइंड करी है। ओके, देखो बच्चों एम क्या मिलेगा आपको, यू विल गेट एम इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट अपॉन मॉड ए विच इज इक्वल टू वाई ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। कॉस बीटा का मतलब क्या है, वेक्टर जगह बी वेक्टर है वो वाई एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। एन इज योर कॉस गामा एंड इज इक्वल टू जी ओवर मॉड ए विच इज इक्वल टू जेड ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बच्चों एक बात का ध्यान देना, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था कि जो आपका पोजीशन वेक्टर है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो आर से। आप पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो आर से, ये आपका जनरलाइज्ड भी है, वैसे कोई कंपल्शन नहीं कि आप आर से रिप्रेजेंट करोगे, बट अगर आपके पास कोई पॉइंट अगर गिवन नहीं है तो वहाँ पे आर से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपने ये ओ ए लिखा है इसको आप आर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, जब आपको 3 डायरेक्शन कोसाइन मिले हैं, जब आपको 3 डायरेक्शन कोसाइन मिले इनमें एक रिलेशन होता है।
और वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन आपका ये होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप फाइंड करते हो कोई भी पोजीशन वेक्टर। आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो बच्चों इसको भी देखते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है आपका। तो कोई आपके पास एक वेक्टर गिवन है, ओके, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आपके पास वेक्टर गिवन है ए, एंड अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, आपके पास वेक्टर ए है एंड अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो 1 यूनिट हो, तो ऐसे वेक्टर को आप कहते हो यूनिट वेक्टर। तो बाई चांस आपके पास कोई ऐसा वेक्टर गिवन है जो कि यूनिट वेक्टर नहीं है, तो उसको आप यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे। भाई आपके पास वेक्टर गिवन है ए, ओके, एंड इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है 5 यूनिट, तो आप इसको यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है कि सिंपली आप इस वेक्टर को टोपी पहना दो। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, टोपी पहनाओ इस वेक्टर को, बस आपका काम बन जाएगा। तो आपने कहा भाई टोपी पहनाते हैं ए कैप, आपको मिलेगा वेक्टर ए अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। ये जो आपका फॉर्मूला है, ये आपका फॉर्मूला होता है किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए। आपने करना क्या है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो आपको जो वेक्टर मिलेगा उसे आप कहते हो यूनिट वेक्टर। ओके बच्चों, जैसा पास क्वेश्चन गिवन था ये, ठीक है, एंड आपने फाइंड करना है इसका यूनिट वेक्टर। तो मैं सिंपल पहले एक नाम देता हूँ, तो क्वेश्चन हम सिंपली कंटिन्यू करते हैं। तो पहले आपने फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको इसका ओबी का, तो आपने का मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर थीटा 9 प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर थीटा 9 प्लस जी कॉम्पोनेंट का स्क्वायर थीटा 9, यू विल गेट 3√3। ओके, तो वेक्टर ओबी क्या कितना मिलेगा आपको, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ओबी विच इज वेक्टर ओबी अपॉन मॉड ऑफ ओबी, ओके, एंड यू विल गेट, एंड ये आपको मिलने वाला है, ओके, तो ये आपको मिलने वाला है बच्चों वेक्टर ओबी के आपके पास 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप ओवर मॉड ओबी कितना आपके पास, ये आपके पास है 3√3। इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस 1/√3k कैप। तो ये आपको मिलने वाला यूनिट वेक्टर अलॉन्ग बी डायरेक्शन। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो। जहां हमने यह फाइंड किया था डायरेक्शन कोसाइन, यहां आपने एक बात का ध्यान और रखना है, अगर आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, डायरेक्शन रेशियो गिवन हो, dr गिवन हो, तो आप उसकी वजह से वेक्टर फाइंड कर सकते हो। वेक्टर आपको मिलेगा ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, एंड अगर आपको किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, तो वहां से आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो, जो कि होने वाला है r कैप इज इक्वल टू li कैप प्लस mj कैप प्लस n k कैप। ओके ओके बच्चों, आपके पास कुछ ये स्पेशल वेक्टर है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जीरो वेक्टर क्या होता है बच्चों, आपका ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। आपके पास एक वेक्टर ए गिवन है एंड अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है तो सब कहते हो जीरो वेक्टर। ओके, द नेक्स्ट वन इज यूनिट वेक्टर। आई थिंक मैं आपको बता चुका हूं यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 यूनिट होता है। द नेक्स्ट वन इज को इनिशियल वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ऐसे वेक्टर को आप कहते हो को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। ओके बच्चों, द नेक्स्ट वन इज कोलिनियर वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में या फिर सेम लाइन के अबाउट लाई कर रहे हैं, उनको आप कहते हो कोलिनियर वेक्टर। द नेक्स्ट वन इज इक्वल वेक्टर, आपके पास एक वेक्टर ए है एंड ये वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर इक्वल कब होंगे, द फर्स्ट थिंग इज जब इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, द सेकंड वन इज डायरेक्शन इनकी सेम हो। एक वेक्टर इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, दूसरा वेक्टर वो भी इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके स्टार्टिंग पॉइंट क्या एंडिंग पॉइंट क्या, लेकिन अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड एंड इनकी डायरेक्शन सेम है तो आप कहोगे दोनों वेक्टर क्या आपके इक्वल वेक्टर है। एंड लास्ट वन इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बच्चों नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या, पास वेक्टर ए है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसी वेक्टर को इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूँ इधर की ओर, तो इसे मैं कहूंगा, और अगर इसकी लेंथ सेम है तो मैं इसे कहूंगा माइनस ऑफ ए, तो इसे आप कहते हो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो बच्चों एक बार समराइज कर ले सभी चीजों को जो हमने पढ़ा अब तक, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कि आपने आज क्या क्या पढ़ा है ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा
वेक्टर होता क्या है, फिर देखा हमने रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग। ओके, फिर हमने देखा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, फिर हमने देखा डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो, फिर हमने देखा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। ओके, फिर हमने देखा इसमें डायरेक्शन कोसाइन देख लिया हमने, डायरेक्शन रेशियो देख लिया, फिर हमने देखा यूनिट वेक्टर क्या होता है। ठीक है, एंड लास्ट हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर को हमने फिर इसमें स्टडी किया। ओके, तो आई थिंक ये सारे टॉपिक अभी क्लियर हो चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक बार इससे फॉर्मूला भी देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो आर से, जो आपका होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे आपके, ए कॉमा बी कॉमा से आपके डायरेक्शन रेशियो होंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा आपका, ये आपका होगा एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, एम क्या होगा आपका, एम आपका होगा कॉस बीटा विच इज इक्वल टू बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन क्या होगा, एन आपका होगा कॉस गामा जो कि होने वाला है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इनमें एक रिलेशन है, रिलेशन यह एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड अगर आपको किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो आप उससे आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो, जो कि आपका होगा आर कैप इज इक्वल टू एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। इस तरीके से आप उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने आज की क्लास में पढ़ी हैं, और जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो उस नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी हम करते हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइज, आप इजीली कर लोगे उसको। तो कंटिन्यू करते हैं उसको। ओके, तो एक्सरसाइज 10.1 करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन फर्स्ट आपसे कहता है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सिंपली करना है क्या आपने यहाँ अपने डायरेक्शन में पहले पॉइंट करना है। ओके, ये आपकी डायरेक्शंस हो गई है। ये आपका हो जाएगा ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट एंड दिस इज योर नॉर्थ एंड दिस इज योर साउथ। तो कहता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मीन्स नॉर्थ से आपने 30 डिग्री ईस्ट की ओर मूव करना है। तो करीबन इतना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री। ओके, एंड देखो बच्चा आपने डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट कर दी इसकी। अब इसका मैटर कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, यहाँ पे हम एक स्केल ले लेते हैं। तो हमने कहा इतनी जो लेंथ है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। हमने कहा जो लेंथ है ये आपका रिप्रेजेंट कर रही है 10 किलोमीटर को। ओके, ये आपका स्केल है, लिख दो स्केल। तो आपका 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। तो ये आपका होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड आपसे कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एस स्केलर एंड वेक्टर। तो बच्चे आपके पास क्वांटिटीज गिवन है, आपने इनके यूनिट को ध्यान देकर के बताना है कि कौन कौन से स्केलर कौन कौन से वेक्टर होंगे आपके। तो यहाँ मैं एक टेबल बना देता हूँ, देखते हैं स्केलर क्या होगा, वेक्टर क्या होगा, स्केलर वेक्टर। तो बच्चों क्वेश्चन में फर्स्ट आपसे कहना है, फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम क्या बच्चों, मास है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फर्स्ट में आ जाएगा ये। ओके, सेकंड आपसे कहता है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, मीन्स 2 मीटर मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, नॉर्थ वेस्ट में मूव कर रहा है। मीन्स क्या होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी होने वाली, सेकंड में आपका वेक्टर हो जाएगा। थर्ड में आ जाओ 40 डिग्री। बच्चों डिग्री की बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, स्केलर क्वांटिटी कोई मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है। 30 डिग्री 40 डिग्री, ये नहीं कह रहा 40 डिग्री कहाँ से, किस डायरेक्शन में, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, स्केलर होने वाला है। नेक्स्ट है आपका 40 वॉट, ये भी अगेन आपका स्केलर होगा। आपका वॉट पावर की यूनिट, तो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। 10 की पावर 19 कूलम, ये भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड बात, तो डायरेक्शन कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इसका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होगा आपका बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दो इसकी यूनिट पे, ये आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो क्या हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। एक बात पे ध्यान रखना, यहाँ पे अगर लिखा होता है 10 मीटर पर सेकंड, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, ये क्या होगा। तो बच्चों स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि आपने स्पीड पढ़ा है। स्पीड क्या होता है आपका, स्पीड की मीटर पर सेकंड होती है, एंड वेलोसिटी यूनिट भी आपकी मीटर पर सेकंड होती है। बट वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है एंड स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो इस केस में आप कुछ नहीं कह सकते, आपके पास और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है आपके पास कुछ क्वांटिटीज गिवन एंड यू हैव टू क्लासिफाई दैट वेदर दे आर स्केलर एंड वेक्टर। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है टाइम पीरियड, या स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस अगेन स्केलर, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी एंड वर्क डन, ऑब्वियसली इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन 4 आपसे कहता है आपके पास एक डायग्राम गिवन है एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। द फर्स्ट वन इज को इनिशियल वेक्टर। बच्चों को इनिशियल वेक्टर मैंने बताया था क्या होता है,
जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ अगर आप देखो कौन सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, आपके वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आपके सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपने कहा फर्स्ट वाले का आंसर आपको होने वाला है वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर, आपने लिखना भी यहाँ पे आर को इनिशियल वेक्टर। ओके, रीजन आपसे यहाँ पे नहीं पूछ रहा, सिंपली आपने आइडेंटिफाई करना, सिंपली आप लिख दोगे यहाँ पे ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर। सेकंड पार्ट पे आ जाओ इसके। सेकंड आपसे कहता है इक्वल वेक्टर कौन से होंगे जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ध्यान दो बी एंड डी दोनों सेम डायरेक्शन नीचे की ओर पॉइंट कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो आपने कहा वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर। ओके बच्चों, थर्ड पार्ट पे आ जाओ इसके। आपका थर्ड पार्ट कहता है इसका कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर तो हो लेकिन इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, देखते हैं कोलिनियर एंड इक्वल वेक्टर कौन से होंगे आपके। कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो ध्यान दो ये आपका इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, ये आपका इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, इक्वल नहीं है मतलब। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल। क्वेश्चन फिफ्थ में बच्चों, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है ए एंड नेगेटिव ऑफ ए आर कोलिनियर। बिल्कुल सही, ये आपका ए इधर की ओर मूव करेगा, माइनस ऑफ ए आपका इधर की ओर मूव करेगा। ओके, एंड ये आपका हो जाएगा कोलिनियर वेक्टर। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो क्या पॉसिबल है कि दो कोलिनियर वेक्टर मैग्नीट्यूड में ऑलवेज इक्वल होंगे? तो भाई दो कोलिनियर वेक्टर हैं सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा? भाई ऑब्वियस नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कह नहीं सकते उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा नहीं होगा। ओके, टू वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन आर कोलिनियर, सॉरी टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल होगा तो क्या कोलिनियर होंगे? तो बिल्कुल नहीं। मैग्नीट्यूड अगर इसकी लेंथ इतनी इसकी इक्वल है, एक वेक्टर है वो है, एक आगे दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है लेकिन इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, ये 5 यूनिट इधर की पॉइंट और पॉइंट कर रहा है, तो बिल्कुल नहीं, ये दोनों के दोनों आपके कोलिनियर नहीं होंगे अगर मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होगा तो। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 सभी क्वेश्चन करने वाले हो। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड उन्हें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं।